नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के सेशन में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स। उम्मीद है आप सभी लोग तैयार हैं और पढ़ने के लिए एकदम अच्छा टाइटल है। और जैसा आप सबने कहा था, आपकी ही डिमांड पर मैंने इस टाइटल को शुरू किया है। होपफुली आप सभी लोग मुझे सुन और देख पा रहे हों। तो शुरू किया जाए इस टाइटल को। क्लियर? वेरी गुड इवनिंग। अपना इंटरेस्ट बनाए रखें, बस यही हमारी आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से ये टाइटल जो है, आज चूंकि हम पढ़ाने वाले हैं इस टाइटल को, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स इसके ऊपर जब करा रहे थे तो आप लोगों से बन नहीं रहे थे, इसलिए हम इस टाइटल को शुरू करना निर्धारित किए। तो उम्मीद है कि आप में से जो ही विद्यार्थी हैं वो इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे और बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन की शुरुआत में हमें बताना होता है हमारे रेफरल कोड के बारे में। आपको बताना होता है कि किस प्रकार से आप हमारे रेफरल कोड का उपयोग करके अनअकैडमी पर आज रात 12 बजे तक ना केवल 10% अभी 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्सक्रिप्शंस पर। ये आपको जानकारी पता हो तो हमारे लिए अच्छा है ना? अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज करें, उस पर आज रात 12 बजे तक, यानी कि 16 तारीख के दिन 20% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, इंक्लूडिंग यूपीएससी। यूपीएससी के अंदर सभी सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग आइकॉनिक, इवन आपके सब्सक्रिप्शंस पर वर्तमान में ईएमआई फैसिलिटीज जो हैं वो 0% इंटरेस्ट रेट के साथ दी जा रही हैं। 0% इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि यदि आप लोन कराना चाहते हैं अनअकैडमी के माध्यम से, तो आप उसे लोन भी करवा सकते हैं, और लोन करवा करके 0% मतलब इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको ये चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल इट। मैंने आपको बता दिया, कोई भी सब्सक्रिप्शन लें किसी भी कैटेगरी में, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, जहां भी जाएं आप, तो 20% ऑफ इस समय चल रहा है, तो यू कैन अवेल इट। ठीक है, रेफरल कोड अंकित10, 20% ऑफ, जिसमें कि आपको प्लस कॉम्बो, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों 45,000 रुपीज में दिए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। और जो टेस्ट सीरीज है उस पर 50% ऑफ चल रहा है, मैंने बता दिया। अनअकैडमी लाइट पर उपलब्ध है ये। कॉम्बैट 27 तारीख को सुबह 11 बजे है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, स्टडी प्लानर मिलता है, ओपन हाउस मिलता है, तमाम सुविधाएं आपको इसके अंदर दी जाती है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन की जब हम शुरुआत करें तो आपको एक बहुत बेसिक बात आज सिखानी है, और वो ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध का अर्थ क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा हमने आपसे कहा था, अच्छा आशीष की किताब पहुंच गई है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है यार, बहुत ही चिंता हो रखी है मुझे इन दिनों, बच्चों की किताबें पहुंच रही हैं, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, सुनो बच्चों, तो अब क्या है कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि भारत है क्या अल्टीमेटली। बोले भारत क्या है? भारत देश है। बोले बिल्कुल सही है। भारत के लिए शब्द यूज किया जाता है यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक बात है। यूनियन ऑफ स्टेट का अर्थ ये हुआ कि इंडिया जो है वो कई सारे राज्यों से मिलकर के बना हुआ एक संघ है। किस प्रकार से? जैसे कनाडा के अंदर है। बोले सर एक बात बताइए, ऐसा तो अमेरिका में भी होता है, यानी कि यूएस के अंदर भी तो यूनियन ही है। अमेरिका खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। संघ तो यूएस भी है, संघ कनाडा भी है, संघ इंडिया भी है। तीनों में अंतर क्या है? तीनों में अंतर क्या है? तो आंसर निकल के आता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यहां पर हर राज्य की इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है। बोले वो कैसे? अगर आपको अमेरिका के किसी एक राज्य का नागरिक होना है, तो आपको ना केवल अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए, बल्कि उस राज्य की भी नागरिकता चाहिए। यहां तक बात समझ में आ रही है? लेकिन कनाडा के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है, इंडिया में भी ऐसी स्थिति नहीं है। अर्थात इंडिया का जो यूनियन स्टेटस है वो कनाडा जैसा है, ना कि अमेरिका जैसा है। बोले ये तो समझ में आ गया, अब और क्या बताना चाहते हैं? अब हमने कहा कि जब कोई दुनिया का देश भारत नाम के व्यक्ति से बात करना चाहे,
भारत नाम से मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, दुनिया के अंदर इतने सारे देश हैं, 193 देश है, हम भी उनमें से एक देश हैं, लेकिन मैं एक व्यक्ति के नाम पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि व्यक्ति ही तो बात करता है, देश कैसे बात करेगा। तो इतने सारे देश जो हैं वो हमसे बात करना चाहते हैं। एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी। हाँ, कनाडा में जो इमरजेंसी लग गई है वो और ओआईसी दो मुद्दे इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। तो मैंने अभी कनाडा वाला मुद्दा बोल रखा था, तो लेकिन कल मॉर्निंग में कनाडा वाला ले लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं ओआईसी वाला मुद्दा अभी कवर कर रहा हूँ इवनिंग में, ठीक है। हाँ जी। तो अब सवाल ये बना कि बोले साहब एक बात बताओ कि दुनिया के सामने इंडिया है क्या। मैंने कहा इंडिया, आओ बात कर लो। बोले बात करना तो चाहते हैं, लेकिन ये बताओ मुझे आप कि इंडिया में कोई व्यक्ति बात करे तो करे किससे। मान लो कि मैं खुद कनाडा हूं और मैं इंडिया में बात करना चाहता हूं, किससे करूं। मैंने कहा आप इंडिया में आओ, इंडिया के सर्वोच्च नागरिक से बात करो, प्रथम नागरिक से बात करो। बोले प्रथम नागरिक आपके यहाँ कौन होता है। मैंने कहा साहब प्रेसिडेंट होता है। साहब ये प्रेसिडेंट बैठता कहाँ है। हमने कहा सेंटर में बैठता है। बोले अच्छा 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 अच्छा, तो एक बात बताओ कि आपके राजस्थान से मुझे थोड़े बहुत काम हैं। यहां से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके राजस्थान से मुझे कुछ काम है, लेकिन उसके लिए भी क्या मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल। तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो राजस्थान, जो कि आपका एक राज्य है, उस तक मेरी बात पहुंचा देगा। तो हमने कहा कि हमारे यहां पर सेंटर और स्टेट के बीच के जो संबंध है ना, वो बहुत शानदार है। बोले बहुत शानदार है। बोले हाँ। तो फिर मैं एक काम करता हूं, मैं सीधा राजस्थान से ही बात कर लेता हूं, क्योंकि मैं तो कनाडा हूं ना। मैं सीधा राजस्थान से बात कर लिया कि सुनो यार राजस्थान वालों, तुम्हारे यहाँ पे मुझे जो है इतने बीघा जमीन खरीदनी है। मैं सीधा कनाडा वाला हूं और इससे बात कर लेता हूं, क्या आप ऐसा करने दोगे। भारत ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। गलत बात। हमारे यहाँ पर कुछ कायदे कानून बना रखे हैं हमने। बोले मतलब। बोले हमारे यहाँ पर कायदे कानून है कि आप हमारे किसी राज्य से डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते, ना ही उसे कोई धन दे सकते, ना ही वहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने जा सकते। जाने का तो रास्ता एक ही है और वो सेंटर से होके ही जाता है। बोले अच्छा, मतलब आप लोगों ने अपने स्टेट्स को, जिनको ये कह रखा है कि आप ही भारत हो, उन तक पहुंचने के लिए भी एक चैनल बना रखा है। बोले बिल्कुल। और हमने उसी चैनल का नाम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप दिया है। अब कनाडा ने कहा कि मैं तो ये चाहता हूं कि मैं राजस्थान को कनाडा बना दूं। फीलिंग तो सुनने में बड़ी अच्छी सी आई। अच्छा राजस्थान कनाडा बन जाएगा। अगले ही पल एकदम झटका लगा, पागल हो गए हो क्या। राजस्थान को कनाडा बनाओगे मतलब क्या है, मतलब इंडिया से राजस्थान को अलग करोगे क्या। तो ये बात जैसे ही पता चली, बोले हाँ नहीं कोई बात नहीं, जनता चाहेगी तो हमें मिल जाएगी। बोले चलो दूर हटो बेटा, मुद्दा ये है कि तुम हमारी एंट्री नहीं ले पाओगे, जाओ बात तो तब करोगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमने तमाम प्रकार से ये भी संबंध निश्चित कर रखे हैं कि भारत को कोई भी बड़ी ताकत, कोई भी दूसरी ताकत, कोई भी देशद्रोही तोड़ ना सके। इसके लिए हमने केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या बहुत शानदार तरीके से करी हुई है कि केंद्र और राज्य आपस में इस तरह से मिलकर चलेंगे कि दुनिया को यह हमेशा एक संगठन के रूप में ही दिखेंगे। दैट इज वाई वी सेज कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। और ये आपस में एक दूसरे से जो बातें करते हैं, इन्हें हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में बांटते हैं का मतलब क्या हुआ। इंडिया की अगर बातचीत हो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के क्षेत्र में, अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, हमारी जो बातें होती हैं ये तीन कैटेगरीज के अंदर होती हैं। कौन कौन सी। एक कैटेगरी है लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। दूसरी बातें होती हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में।
तीसरी बातें होती हैं हमारी फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। आप क्या कहना चाहते हैं जनाब? मैंने कहा मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारत को अगर आप यूनियन बना के रखना चाहते हो तो यूनियन बना के रखने के लिए यदि ये केंद्र है तो इसके साथ साथ जो राज्य हैं उनसे आपका संवाद कितने विषयों पर होता है? तो हमने कहा हमारा संवाद 3 विषयों पर होता है। हमारा संवाद लेजिस्लेटिव संबंधों पर होता है, यानी कि विधायी संबंधों पर होता है। हमारा संवाद एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासकीय संबंधों पर होता है। हमारा संवाद वित्तीय संबंधों पर होता है, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। हाँ, अब एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि हमने न्यूज में पढ़ा था कि कनाडा सरकार ने डायरेक्ट अमेरिका से वैक्सीन परचेज करी। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हम तो इतनी न्यूज पढ़ते हैं कि वेस्ट बंगाल को वर्ल्ड बैंक ने इतनी सहायता दी। बिल्कुल, ये साथियों आज के मीडिया हाउसेस की गड़बड़ है। वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वास्तविकता में ये जितनी भी चीजें आती हैं ये आती केंद्र के रास्ते ही हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आपने जो न्यूज पढ़ ली उसमें जो पैसा आया वो सीधा वेस्ट बंगाल के पास चला गया। नहीं, वेस्ट बंगाल के पास पैसा नहीं आया, वो पहले केंद्र सरकार के पास आया। ऐसे अगर होने लगे फिर तो हम हो जाएंगे बर्बाद। फिर तो कोई भी किसी भी राज्य को कितना भी धन दे सकेगा। बात समझ में आ रही है? चाहे महाराष्ट्र में एडीबी से लोन आए, चाहे राजस्थान के अंदर जायका से लोन आए, चाहे मणिपुर के अंदर जो मतलब वर्ल्ड बैंक से लोन आए, कहीं से कोई भी पैसा आए, आता सेंटर के रूट से ही है। हाँ, आता सेंटर के रूप से है, लेकिन सेंटर जब लोन लेने जाता है तो बताता है ना कि इस पैसे का मैं उपयोग कहां करूंगा, मैं इस पैसे का उपयोग कहां करूंगा। तो सेंटर खुद बताता है कि मैं इस पैसे का उपयोग वेस्ट बंगाल में सड़कें बनाने के लिए करूंगा, कि महाराष्ट्र में कृषि सुधार के लिए करूंगा। तो फिर सुनने में ये अच्छा लगता है। अब आप पूछेंगे तो सर इस बात के आधार पर क्या सरकार को, केंद्र सरकार को बुरा नहीं लगता क्या? बोले किस चीज के बारे में? क्या केंद्र सरकार को ये बुरा नहीं लगता क्या? केंद्र के बारे में तो चर्चा नहीं हुई, महाराष्ट्र को इतना लोन मिला। ऐसे आपको ये नहीं लगता सर कि लोगों के सामने ये जाएगा कि राज्य बड़ा हो गया है, केंद्र छोटा हो गया है? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर ऐसा नहीं फीलिंग आएगी क्या कि केंद्र तो ज्यादा ताकतवर चीज हो गई है और जो है राज्य जो है वो छोटी वाली चीज रह गई है? आएगी कि नहीं आएगी? दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए। हमने कहा जी नहीं। बोले क्यों सर? हमने कहा इसलिए नहीं क्योंकि यहां केंद्र भी चाहता है कि लोगों को यह दिखता रहे कि कर्जा मैं नहीं राज्य ले रहे हैं। अदरवाइज भारतीय जनता मीडिया के प्रभाव में आकर के सरकार के ऊपर इतना दोषारोपण कर देगी कि जैसे पाकिस्तान में इन दिनों न्यूज नहीं आती है, पाकिस्तान इतने कर्जे में चला गया। अरे तो पाकिस्तान सरकार, केंद्र सरकार थोड़ी खा गई पैसा, वो तो और राज्यों के विकास में पैसा गया है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो राज्य यहां पर केंद्र सरकार बहुत स्मार्टनेस के साथ काम कर रही होती है। वो बता रही होती है देशवासियों को कि हमने इतना कर्जा लिया, लेकिन ये कर्जा वेस्ट बंगाल को गया। हमने इतना कर्जा लिया, इतना कर्जा महाराष्ट्र को गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? तो ये जो स्मार्टनेस है ना केंद्र सरकार की, जिससे देशवासी अवेयर रहते हैं, दे दे के न्यूज इतना पैसा दिया गया। हमको तो फीलिंग ये आती है कि महाराष्ट्र वालों को डायरेक्ट मिल गया है पैसा, जबकि ये समझदारी है केंद्र सरकार की कि लोन तो लिया, बिल्कुल तरीके से लिया, लेकिन दुनिया को ये क्लियर कर दिया कि देखिए ये मत समझिएगा कि हम महाराष्ट्र के लिए पैसा नहीं मांग के लाते हैं किसी से, क्योंकि देश में राजनीति इस प्रकार की है ना कि दूसरा राज्य केंद्र के ऊपर यह आरोप लगा सकता है कि हमें किसी भी प्रकार की मदद नहीं की गई। तो इस मदद को हाईलाइट करने के लिए यह काम किया जाता है। आ गई बात समझ में? इसलिए आप परेशान ना हो। तो अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, केंद्र और राज्य तो सुनने में बड़ी फीलिंग देते हैं, लेकिन इस बात को लेकर क्या कभी बहसबाजी नहीं होती क्या? बोले किस बात को लेकर के? बोले सर सबसे पहले चलिए हम विधायी संबंधों की ही बात ले लेते हैं। सर पहले मुझे यह बताओ, विधायी अर्थात लेजिस्लेटिव संबंध होते क्या हैं? लेजिस्लेटिव संबंध होते क्या हैं? सेंटर और स्टेट के बीच में, ये स्टेट के बीच में ये संबंध होते क्या हैं? लेजिस्लेटिव संबंध। मैंने कहा चलिए बताते हैं। मैंने कहा देखिए, विधायी, लेजिस्लेचर यानी कि विधान, विधान बोले तो
कानून, लॉ। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा इनको बनाने को लेकर के केंद्र और राज्य में किसके पास ताकत ज्यादा है? क्लियर हो गया? हर्ष पूछ रहे हैं बेटा राष्ट्रपति के नाम से ही भारत के सारे काम होते हैं, अल्टीमेटली सब केंद्र की बात पर होते हैं, है ना? तो अब सवाल बनता है कि सर लॉ सबसे ज्यादा कौन बना सकेगा? हमने कहा देखो, भारत में तमाम प्रकार के विषय हैं। विषय बोले तो जैसे मान लीजिए कि कम्युनिकेशन एक विषय है, रेल एक विषय है, सुरक्षा एक विषय है, शिक्षा है, पुलिस है, हेल्थ एंड सैनिटेशन है, व्यापार है, लोकल बॉडी इलेक्शन है, इतने सारे, फॉरेस्ट है, इतने सारे तमाम प्रकार के विषय हैं। अब उन विषयों के ऊपर मुझे अगर यूनाइटेड इंडिया रखना है, असल में अगर हमारे देश में भी एक शब्द यूज किया जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो ये बात भी सही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिस प्रकार से है, इंडिया भी तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर भी तो सभी राज्य एक होकर के केंद्र का निर्माण किए हुए हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स हम भी तो यूज करते हैं। बोले हाँ, तो भाई ऐसी स्थिति में यूनियन को मजबूत रखने के लिए आपके पास तरीका क्या है? हमने कहा हमारे पास सबसे पहला तरीका यह है कि हमने केंद्र को देश के विषय में सोचने के लिए ज्यादा ताकतें दी हुई हैं। बोले ये ताकतें लिखी हुई कहां हैं? भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7 में, शेड्यूल नंबर 7 में हमने विषयों का बंटवारा किया हुआ है। बोले कैसे? हमने अनुसूची नंबर 7 में कह रखा है कि जो केंद्र सरकार है वो देश के अंदर 100 विषयों के ऊपर कानून बना सकती है। कितने विषयों के ऊपर? 100 विषयों के ऊपर कानून बना सकती है। नंबर दूसरा, राज्य सरकार जो है 1976 से पहले 66 सब्जेक्ट पर बना सकती थी, अब 61 सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है। कितने सब्जेक्ट्स पर? 61 सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है। ये किसमें कहा हुआ है? ये हमने अपने शेड्यूल 7 में कहा हुआ है। क्या सर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है क्या जिस पर दोनों लोग मिलके कानून बना लें? मतलब ये कि सेंटर भी कानून बना ले और राज्य भी कानून बना ले, और जिसका ज्यादा मन करे, मतलब जिसको बहुत तेज मन में आ रही हो कि यार भाई साहब बहुत ज्यादा मन में आ रही है मुझे कानून बनाने की, तो भाई ठीक है दोनों बना लो, मर्जी जिसकी। मतलब यदि ऐसा लगता है सरकार को कि भाई ठीक है अगर हमको कानून बनाना है और कानून में फीलिंग इस तरह की आ रही है तो दोनों में से जिसको मन पड़े वो बना ले। बोले ठीक है। तो बोले दोनों में से जिसका मन पड़े ऐसा कोई तरीका होता है क्या? बिल्कुल होता है। वो कौन सी लिस्ट होती है? वो कंकरेंट लिस्ट होती है, समवर्ती सूची जिसे आप कहते हैं। बोले समवर्ती सूची के अंदर क्या हाल होता है? मैंने कहा जिसको ज्यादा बनाने का मन है वो बना ले। भारत में 52 ऐसे विषय हैं जिसको आप समवर्ती सूची के अंदर डालते हैं, कंकरेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं। 52 ऐसे विषय हैं। बोले अच्छा, पहले कितने हुआ करते थे? आजादी के बाद में 47 विषय हुआ करते थे, 5 बाद में ऐड कर दिए गए तो ये 52 हो गए। फिर आप पूछेंगे एक बात बताओ सर, इनका अर्थ क्या है? मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा, कहना क्या चाह रहे हो आप? मैंने कहा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे देश चलाना है तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपने एक बार ये सोच लिया कि हम कब अच्छे हैं? बोले हाँ सर सोच लिया, हम तभी अच्छे हैं जब हम यूनियन में रहते हैं, हम संघ में रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब हम संघ में रहते हैं तो संघ में रहने की कुछ दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं? संघ में असल में हम व्यवसाय मतलब जो व्यवहार निभाते हैं वो फेडरल प्रकार का अपनाते हैं। फेडरल का मतलब क्या हुआ? मतलब हम केंद्र और राज्य से मिलकर बने हैं। हम ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि केवल राज्य ही राज्य हो या केवल केंद्र ही केंद्र हो, कोई और व्यवस्था ना हो। हमारे यहाँ दोनों चीजें मिलकर एक साथ रहती हैं। मुसीबत यह है कि इंडिया जब अपने आप को यूनियन के रूप में रखना चाहता है तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, केंद्र और राज्य के बीच का रिलेशनशिप है, ये दुनिया को कई बार सोचने पर मजबूर कर देता है कि भारत यूनाइटेड होकर निर्णय अच्छे से लेता है या राज्य जो है भारत के अंदर वो ज्यादा अच्छे से निर्णय लेते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने कहा ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब भारत की एक न्यूज वेस्टर्न मीडिया में आती है, कौन सी न्यूज? फार्म बिल के ऊपर, तो दुनिया के सामने इमेज जाती है कि भारत सरकार जो है
वो बड़ी कठोर प्रवृत्ति की है। आज जिनके घर में खुद आग लगी पड़ी है, जिसका नाम है जस्टिन ट्रूडो, जो भारत के विषय पर बहुत ज्यादा 3-2-5 किए हुए थे, जब फार्म बिल आया था तो ज्ञान दे रहे थे, आज उनके यहाँ इमरजेंसी लगी हुई है। तो हमारे विषय पर दुनिया वाले बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत कराते हैं कि भारत की केंद्र सरकार जो है ना, वो राज्य विरोधी है। ध्यान से समझना, जस्टिन ट्रूडो जैसे जो ये हैं, मतलब कलाकार जो हैं, ये हमारे बारे में दुनिया में क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? केंद्र सरकार जो है ना, थोड़ी जिद्दी प्रवृत्ति की है। जहां उसके 2 राज्य हरियाणा और पंजाब डिमांड कर रहे हैं कि फार्म लॉ रिपील कर दिए जाएं, केंद्र सरकार है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, भारत की इस न्यूज ने पूरी दुनिया के सामने यह बताया कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र ज्यादा मजबूत है। लेकिन रिसेंटली फिर हमारे एक राज्य ने और कारनामा कर दिया, उसका नाम है कर्नाटक। उसने कह दिया कि हिजाब पहनना मना है। हिजाब पहनना मना है, कर्नाटक ने कह दिया, जिसके ऊपर ओआईसी जो है वो कमेंट कर रहा है। ओआईसी जो है वो कमेंट कर रहा है, आज पढ़ाएंगे शाम को आप लोगों को। फिर सब ये समझ में नहीं आ रहा, अरे भारत में बड़ा कौन है? बोले क्यों, केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है क्या? बोले नहीं, केंद्र ने तो कोई कानून नहीं बनाया, हिजाब पहने ना पहने आपके ऊपर है। तो बोले फिर, बोले कर्नाटक राज्य ने कानून बनाया हुआ है। बोले वाह साहब वाह, कर्नाटक राज्य ने कानून बनाया, दुनिया वाले केंद्र सरकार को भला बुरा कह रहे हैं। फिर सवाल बना, तो भारत में बड़ा कौन है, राज्य बड़ा है कि केंद्र बड़ा है? तो बोले इतना ही आसान होता समझना तो बहुत सारे दुनिया के लोग जो है वो रिसर्च कर गए हैं भारत के अंदर केंद्र और राज्य संबंधों के ऊपर, कौन बड़ा। हमारे यहाँ विषय बड़े, कौन से विषय पर कौन कानून बना रहा है ये देखा जाता है। हमारे यहाँ पर केंद्र 100 विषयों के ऊपर कानून बनाता है, राज्य 61 विषयों के ऊपर कानून बनाता है, और जब ये कानून बनाता है तो कोई दूसरा इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, पर देख करके तो ये लगता है साहब कि आपके पास में ज्यादा शक्तियां हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, हमारे पास ज्यादा शक्तियां हैं, साथ में हमारे पास जो समवर्ती सूची है जिसमें 52 विषय हैं, उसमें भी हमने एक नियम बना रखा है। क्या नियम बना रखा है कि समवर्ती सूची पर अगर निर्णय लेने की स्थिति आई और दोनों ने कानून बना दिए, केंद्र ने भी बना दिया और राज्य ने भी बना दिया, तो केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा, केंद्र का कानून मान्य होगा। तो एक प्रकार से ये समझिए 100 प्लस 52 ये केंद्र के पक्ष में कानून है। बोले वाह, ये तो गजब चीज है। फिर एक बात बताइए कि सर यदि ये केंद्र के पक्ष में कानून है तो फिर क्या इन 61 विषयों पर एक्सक्लूसिवली केंद्र ही कानून बना पाएगा? हमने कहा जी नहीं। सॉरी, राज्य ही कानून बना पाएगा? हमने कहा जी नहीं। 5 विशिष्ट परिस्थितियां ऐसी हैं भारतीय संविधान के अंदर लिखी हुई जिसमें कि केंद्र और राज्य के संबंधों की जब व्याख्या आए तो उस समय पर केंद्र जो है वो राज्य के विषय के अंदर कानून बना सकता है। 5 विशिष्ट परिस्थितियां, चाहो तो इसे लिख सकते हो, 1 सेकंड वेट करो। हाँ जी, क्लियर। तो अब सवाल क्या क्या बना? बोले भारत में बड़ा कौन, यही तो खोज रहे थे हम लोग। तो जब हम खोजते हुए निकले तो हमें पता चला कि 100 विषयों के ऊपर केंद्र कानून बना सकता है। राज्य के बारे में बात करी तो 61 विषयों पर कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में 52 कानून, यानी कि 152 कानून तो सीधे सीधे एक तरह से ये समझिए कि केंद्र सरकार के पक्ष में चले गए। बचे कौन? 61 कानून बचे, 61 विषय बचे। 61 विषय के बारे में सवाल बना कि क्या इनके बारे में जो राज्य बचा हुआ है, क्या ये एक्सक्लूसिवली इन विषयों के ऊपर अगर चाहे तो कानून बना सकता है क्या? आइए चलिए हम बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 5 विषय आप चाहे तो लिखिएगा, 5 पॉइंट हैं ये, 5 पॉइंट समथिंग यही है असल में, जिसके कारण से केंद्र जो है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। आप पूछेंगे कहां पर है ऐसी चीज, कहां लिखी हुई है? तो मैं बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। पहला पॉइंट है, यदि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पारित कर दे जिसमें यह मेंशन कर दे
कि हाँ भाई, हम चाहते हैं कि इस राज्य के संबंध के जो कानून हैं वो केवल केंद्र बनाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट क्या है? जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे और ये कह दे कि इस विषय पर जो कानून है वो केवल केंद्र बनाएगा। नंबर दूसरी बात, देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए, देश में अगर आपातकाल लग जाए, तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति में राज्य सूची के जो विषय हैं इन पर कानून केंद्र ही बनाएगा। नंबर तीसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है, राज्य सरकार अपने द्वारा भी निवेदन कर सकती है कि सर, मेरे निवेदन ये है कि आप ही कानून बनाएं। बोले क्यों? बोले सर देखिए, हमारे यहाँ पर हमारी समझ नहीं कह पा रही कि हम इसके अंदर कोई सही से निर्णय ले भी पाएंगे कि नहीं, आप खुद से निर्णय लेकर हमें बता दें। नंबर चार, यदि किसी अंतरराष्ट्रीय संबंध को लागू करना हो, यदि हमने ट्रीटी कर ली, मान लीजिए हमने बांग्लादेश से ट्रीटी कर ली कि तुम्हें तीस्ता नदी का पानी देंगे, लेकिन वास्तविकता में तीस्ता जो पानी है उसको लेकर के विवाद बांग्लादेश का और पश्चिम बंगाल का ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन चूंकि हमें इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने हैं, तो ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय विषयों के ऊपर कौन निर्णय लेगा? केंद्र निर्णय लेगा। नंबर पांच, यदि राष्ट्रपति शासन लग रहा हो, याद रखिएगा ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, क्या लग रहा हो? यदि राष्ट्रपति शासन लग रहा हो तो फिर मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से जो डिसीजन है वो लिया जाता है। बताइए, क्या आप सभी साथियों को यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई? किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। क्लियर हो गया? ये जो जानकारी मैंने आपको अभी तक दी, ये सारे की सारे संबंध लेजिस्लेटिव संबंधों की श्रेणी के अंदर आते हैं, यानी विधायी संबंधों की सूची के अंदर आते हैं, जिनका जिक्र भारतीय संविधान में आर्टिकल 245 से लेके 255 के बीच में किया गया है। हमने आपके सामने लेजिस्लेटिव संबंधों का प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर लिया है। बताइए, कोई दिक्कत? पहला क्या था? जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर ले। बेटा हिजाब वाला जो मामला है वो मैं अभी YouTube पर बताऊंगा, अभी आएगा उसके ऊपर सेशन, ठीक है? फर्स्ट और थर्ड सेम है, फर्स्ट और थर्ड सेम नहीं है बेटा। राज्यसभा केंद्र का यानी कि संसद का हिस्सा है और राज्य सरकार निवेदन करे यानी कि स्टेट खुद केंद्र से रिक्वेस्ट करेगी, ऐसा कर दीजिए। बोलिए और बताइए। 245 से लेकर के 255 के बीच में यह जानकारी दी गई है। 246 में विषयों का बंटवारा किया गया है। सेकंड और फिफ्थ सेम लग रहे हैं? नहीं, इसका मतलब आपको इंडियन पॉलिटी बिल्कुल नहीं आती है। सेकंड वाला कहता है आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया हो, यह कहता है आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया हो। यह नेशनल इमरजेंसी है और ये प्रेसिडेंट रूल है। जेरी लिख रहे हैं कि सर राज्यसभा में भी तो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। बिल्कुल, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है। जैसे राजस्थान से 10 सीटें हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्लियर? पहले वाला राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो जाए, पहले वाले के अंदर लिखा है राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव पारित हो जाए का अर्थ यह होता है कि जब संसद का जो उच्च सदन है वो खुद कहे कि इस राज्य के मसले जो हैं वो थोड़े गड़बड़ा गए हैं, इन पर निर्णय ले लीजिए। जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर होता है। ठीक है, अब ये जो कंटेंट मैंने आपको बोला है ये मैंने आपको लिखित में सारा दे दिया है। ठीक है, ये सारा कंटेंट लक्ष्मीकांत से है और आप इस कंटेंट को देख सकते हैं। क्या विषय, कैसे कैसे विषय हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, एक तो चीज हमने पढ़ ली जो आपने कहा कि लेजिस्लेटिव संबंध होते हैं, इसके अलावा और कौन से रिलेशन होते हैं? बेटा इसके अलावा जो सेकंड वाले होते हैं वो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एक मिनट, मिर्ची लिख रहे हैं सेंटर का लॉ स्टेट नहीं माने तो समवर्ती सूची का और अपने लागू करना चाहे तो।
हाँ मिर्ची, हालांकि बहुत कॉमन सवाल है। सेंटर का लॉ, अगर यूनियन का, सेंटर बोले तो अगर हम ये कहें कि केंद्र सरकार का कानून, केंद्र ने कानून बना दिया, चलिए ये विषय थोड़ा सा अच्छा है, समझ लीजिए। केंद्र ने भी कानून बना दिया बेटा और राज्य ने भी कानून बना दिया, दोनों ने समवर्ती सूची के ऊपर कानून बना दिया, ठीक है। जैसा कि अभी मैं आपको इसका उदाहरण समेत समझाता हूं, इधर देखो बेटा। केंद्र ने हाल ही में ट्रेड के आधार पर, यानी व्यापार के अंदर हाल ही में फार्म लॉ के अंदर बिल बनाए थे। फार्म लॉ जो था उसके ऊपर भारत में अभी बने थे ना, केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए गए थे, याद आ रहा है? केंद्र सरकार ने फार्म लॉ के ऊपर कानून बनाए थे ना। वो कैसे बनाए थे? क्योंकि वो समवर्ती सूची का विषय लिया था, व्यापार। अच्छा, अब राज्य सरकार भी अगर आपको याद हो तो पंजाब सरकार ने भी बिल बनाया था, पंजाब के साथ साथ केरल ने भी बनाया, राजस्थान ने भी बनाया, सबने किसानों के हित में बिल पास किया, अगर आपको याद हो तो। भाई हमने कहा फार्म लॉ के अगेंस्ट में इन सभी राज्यों ने बिल पास किए, ठीक है। समवर्ती बोले तो कनकरेंट लिस्ट, ठीक है। फिर हुआ क्या? लेकिन इन बिलों का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अगर एक विषय पर दो जगह से बिल पास हो रहे हैं और वो विषय समवर्ती सूची का है, तो दोनों विषयों में केंद्र के द्वारा ही बनाया गया कानून वैलिड होगा। आप केवल जनता को बताने के लिए, अपने पक्ष में लोग करने के लिए ये काम जरूर कर लें, लेकिन केंद्र का कानून ही वैलिड होगा। नंबर एक पॉइंट यहां तक समझ में आया। नंबर दूसरा पॉइंट बना, सर फिर एक बात बताइए, अगर राज्य कोई अच्छा इनिशिएटिव ले ले और केंद्र को भी लगे यार बात तो जेन्युइन ही कह रहा है ये, तो फिर क्या कीजिएगा? तो इसमें एक क्लॉज ये है कि यदि राज्य के बिल को राष्ट्रपति मान्यता दे दे, यदि राज्य के बिल को राष्ट्रपति मान्यता दे दे, तो केंद्र के कानून के साथ साथ राज्य का कानून भी चलेगा। बस फर्क इतना है, राज्य का कानून उस राज्य में चलेगा, केंद्र का कानून शेष राज्यों में चलेगा। क्लियर? हाँ भाई मिर्ची, समझ में आ गया? यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता नहीं है। सर प्लीज 5वें नंबर का बता दीजिए, 5वें नंबर का क्या पॉइंट था? 5वां तो राष्ट्रपति शासन था ना बेटा। राष्ट्रपति शासन का तो सीधा सा अर्थ ही ये होता है। अभी जैसे आशीष ने भी उदाहरण लिया, नीट बिल का केस, नीट बिल के केस में भी बिल पास हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ, है ना। तमिलनाडु वाला मुद्दा अपन ने पढ़ाया था। 4 वाला बता चुका, अंतरराष्ट्रीय संबंध लागू करने हो, जैसे तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर के केंद्र ने कोई कानून बनाया, तो उस विषय पर हम भले ही वो नदी का पानी जो है वो उस राज्य की विरासत हो, लेकिन इस स्थिति के अंदर भी हम निर्णय ले सकते हैं केंद्र सरकार होने के नाम पर, ठीक है ना। केन बेतवा नदी के केस में भी आपने देखा। चलिए, तो उम्मीद है कि अब आपको ये सब समझ में आ गया। ये 5 विषय स्पष्ट कर लीजिए, ठीक है। हमने आपको फेडरल संबंध समझा दिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव संबंध उम्मीद है आप लोगों के प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गए हों। यही समझाने का हम लोगों के द्वारा प्रयास आप लोगों के लिए किया गया है। अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, ये तो हुआ विधायी यानी कानून बनाने से संबंधित, लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि केंद्र का आदेश था कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के कानून मानने नहीं है, आदेश मानने हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, पहले इनमें अंतर क्या होता है? हमने कहा जैसे। बोले सर जैसे का मतलब ये है कि कानून और आदेश में कोई अंतर है क्या? मैंने कहा हाँ भाई अंतर है ना, शब्द के अंदर ही अंतर दिखाई दे रहा है। कानून का अर्थ होता है जो संसद से बना हो, आदेश इसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। आदेश जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यह सरकार के द्वारा दिया जाता है, संसद नहीं देती है।
बोले मतलब उदाहरण सहित समझाइए। हमने कहा अभी बताते हैं। कानून कहता है कि भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाए तो करना पड़ेगा। संसद ने कहा है देश में लागू होके रहेगा। आदेश कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के अंदर इस जगह चुनावी सभा में लैंड करेंगे, राज्य उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। आदेश है, सीनियर का जूनियर के लिए आदेश है, केंद्र सरकार का राज्य सरकार के लिए आदेश है। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा, क्या आदेश है? सर प्रश्न हमारा यह है कि जो कानून के अंदर कही जा सकती हैं बातें, उनको आदेश में क्यों नहीं कह देते, और जो आदेश में कही जा सकती हैं बातें, उन्हें कानून में क्यों नहीं कह देते? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बड़ा सवाल है ये। आदेश जो है उसको क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सवाल बना कि बोले सर एक बात बताइए, बहुत बेसिक सा डाउट आ गया दिमाग में। क्या डाउट आ गया? एक तरफ तो केंद्र कानून बनाने की बात करता है, एक तरफ केंद्र जो है वो ऑर्डर देने की बात करता है। क्या दिक्कत है? जो बात ऑर्डर में कही जा सकती है उसे कानून में क्यों नहीं कहा जा सकता, ताकि कोई मना ही ना कर पाए? अब जैसे पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कर दी, या फिर पश्चिम बंगाल सरकार ने 2 अधिकारियों को भेजने से इनकार कर दिया। सर ये तो बुरी लगने वाली बात है ना, ये तो बहुत बुरा लगा सर। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार की बात नहीं मानी, कानून होता तो फिर तो सीधा की सीधा उठा के राष्ट्रपति शासन टिका देते। तो फिर सर मैंने कहा देखो बेटा, आपको प्रधानमंत्री को भेजना है आज शाम को, प्रधानमंत्री जो है वो आ रहे हैं साहब। बोले ठीक है। अब इसके लिए आप इंतजार करें कि साहब हम पहले संसद को बिठाएंगे, कानून पारित करवाएंगे, तब जाकर के राष्ट्र प्रधानमंत्री को भेजेंगे। कितना कानून पारित करेगी यार सरकार है? सेंटर कितने सारे कानून बनाएगा? इसका मतलब कुछ तो चीजें ऐसी भी होंगी जो सरकार अपने आदेश से करेगी, है? कॉमन सेंस लगाइए। अगर सब कुछ ही ऐसे होने लग गया फिर तो सरकार यूजलेस हो गई, फिर तो संसद ही संसद चल रही है, भले ही मेजोरिटी के कारण चल रही है। मतलब बात ये भी सही है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा भी था, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी जो सिविल सेवाएं हैं उनके अंदर कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। निवेदन उसके अंदर परिवर्तन किया जा रहा है कि अब जब कैडर व्यवस्था होगी तो केंद्र जिसको चाहेगा वो बुला सकेगा, उसके लिए परिवर्तन कानून में भी लाएगा। याद होगा, यानी आदेश को पुख्ता बनाने के लिए लॉ लाया जा सकता है। तो फिर आप पूछेंगे कि सर, तो हमारा सवाल फिर से वहीं की वहीं रह गया, कानून किन बातों के ऊपर आता है और आदेश किन बातों के ऊपर आता है? हमने कहा हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा देखो बेटा, केंद्र के द्वारा राज्यों के लिए कुछ बातें आदेश के रूप में कही जाती हैं। केंद्र के द्वारा कुछ बातें आदेश के रूप में राज्यों से कही जाती हैं कि आपको इन बातों की पालना सुनिश्चित करवानी है। जैसे जुडिशियरी का कोई आदेश आ गया, यानी कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया कि राजस्थान के अंदर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। अब जुडिशियरी तो केंद्र के अंदर बैठी हुई है, अब उसने राजस्थान के अंदर का आदेश दे दिया, तो वो मानना पड़ेगा, ये आदेश है, इसकी पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा सर और क्या हो सकता है? ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे भारत में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर बैठा कैबिनेट सेक्रेटरी अगर किसी राज्य के चीफ सेक्रेटरी को बुलाए तो उसे जाना पड़ेगा। ये आदेश के आधार पर चलने वाली बातें हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कमीशन बिठाया गया जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, अब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया तो स्टेट के बच्चे उसमें बैठ सकेंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो चुन के आए हुए कैंडिडेट हैं वो राज्य में जाके बैठ सकेंगे। ये केवल आदेश के रूप में ही होने वाले काम है, इनके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा सेंटर ने स्टेट को ये कहा कि जनाब हमारे ये आदेश की पालना की जाए। जैसे मान लीजिए कि एपिडेमिक एक्ट आ गया है, यानी कि देश के अंदर मान लीजिए कोरोना आ गया है, तो कोरोना के केस में जितने भी लोग आपके पास अभी तक मरे हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें भेजें।
जितने लोगों को वैक्सीन लग गई है उसकी इंफॉर्मेशन हमें भेजें, मतदाता सूची तैयार हो गई है ये हमारे पास भेजें। ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये केंद्र के द्वारा आदेश के रूप में दी जा सकती है। इसके साथ साथ केंद्र के द्वारा अगर सेना के केंद्र में, सेना को ध्यान में रखते हुए, रेलवे को ध्यान में रखते हुए और कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए अगर राज्यों से कोई भी आदेश की पालना करवाई जाए, जैसे केंद्र ने राज्य सरकार को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप सेना के लवाजमे के लिए इतने एकड़ भूमि उपलब्ध करवाएं ताकि उसका सेना का एक क्षेत्र वहां बनाया जा सके, तो राज्य को देना होगा। इसी प्रकार से अगर भारतीय रेलवे को वहां से पटरियां डालनी है राज्य में, जैसे मान लीजिए राजस्थान में होकर के ट्रेन की पटरियां डलने वाली हैं, बड़ा ट्रैक बनने वाला है, तो राज्य को देना होगा। ठीक है। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने कहा कि टावर लगाए जाने हैं पूरे राज्य के अंदर, कम्युनिकेशन के लिए बीएसएनएल के टावर या फिर जियो के टावर लगाए जाने हैं, तो राज्य को वो साधे साधन उपलब्ध कराने होंगे बिना मना किए, मतलब आदेश की पालना करनी होगी। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बातें मानी जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों के लिए आज का ये जो सेशन है जिसमें कि हमने लेजिस्लेटिव संबंध पढ़े, एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधों की कुछ व्याख्या पढ़ी, इसके अंदर प्रो एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं वो पढ़ेंगे, और कल जो है हम फाइनेंस के संबंध पढ़ेंगे, फाइनेंस के क्षेत्र में केंद्र और राज्य के संबंध पढ़ेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट समय के अंदर मैंने बहुत ही शानदार बातें आपको बताई हैं। इसकी वजह से आप सेंटर स्टेट के जुड़े हुए जो सवाल हैं उन्हें बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैंने एक पेस बरकरार रखा है, अदरवाइज ये बहुत लेंथी चैप्टर है। तो उम्मीद है कि छोटा मोटा आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आया हो। ठीक है। रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आज रात 12 बजे तक आप 20% डिस्काउंट का फ्लैट फायदा ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल मिलाकर के 45,757 में दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर इस नाम से सर्च करके आप हमें ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके यहाँ पर डिटेल में हमने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, आप उनसे भी हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इजी ईएमआई लोन फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध है। ठीक है। क्लियर? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।